बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है और आईएफएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। डीएफओ चकराता पर गाजगिरी है। चकराता डीएफओ कल्याणी को हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। चकराता में पेड़ों के अवैध कटान का मामला खासा सुर्खियों में रहा। मयंक शेखर झा चकराता के नए डीएफओ होंगे। विवादित रहे एसपी सुबुद्धि को निदेशक जलवायु परिवर्तन के साथ ही वन निगम का भी चार्ज दिया गया है। कंजर्वेटर धर्म सिंह मीणा को भागीरथी सर्कल का भी चार्ज दिया गया। वहीं पर कहकशा नसीम को शासन में तैनाती मिली है। कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण और 6000 से ज्यादा पेड़ काटने के मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट कभी भी इस पर फैसला सुना सकती है। इस मामले में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ विनोद सिंघल और अनूप मलिक समेत कई अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले को लेकर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी भी की थी। अब मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें विजिलेंस की जांच काफी है और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है और समय की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने समय नहीं दिया। कि विभागाध्यक्ष को हटाया गया था, पर जो उत्तरदायी वन विभाग के शीर्ष अधिकारी थे, नंबर 2 और नंबर 3 उस समय, विनोद सिंघल जी और अनूप मलिक जी, इनके ऊपर भी इनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई या इनके ऊपर किसी भी तरीके का इनका पक्ष भी जानने की कोशिश की गई या नहीं की गई, सरकार ये बताने में विफल रही। तो इन सब मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा शुरू होने का दिन तय हो गया। नैनी सैनी एयरपोर्ट से 17 सितंबर से नियमित हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। फ्लाईबिग एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन के साथ हवाई सेवा का आगाज करेगी। हवाई सेवा शुरू होने से पहले एयरलाइन 19 सीटर प्लेन से ट्रायल लैंडिंग भी करेगी। वहीं फ्लाईबिग देहरादून से हिंडन की सेवा भी शुरू करने जा रही है, लिहाजा पिथौरागढ़ से हिंडन के लिए वाया देहरादून सफर किया जा सकेगा। एयरपोर्ट की निदेशक रीना जोशी ने बताया कि फ्लाईबिग एयरलाइंस की ओर से 17 सितंबर से हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया गया है। इससे पहले भी कई दफा हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में लोगों को निराशा हाथ लगी। अब जो उनका फ्लाईबिग ने जो अपना टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, वो 17 सितंबर से उनकी फ्लाईबिग ने अपना शेड्यूल दिया है। तो 17 तारीख से 17 सितंबर से यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। कुमाऊं की लाइफ लाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर देर रात क्वारब में पुल पर भारी मलबा आ गया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को दिन में एनएच ने रास्ते में फंसी गाड़ियों के लिए हाईवे को खोल दिया, लेकिन अभी भी भारी वाहनों को एक एक करके ही निकाला जा रहा है। विभाग का कहना है कि रोड पूरी तरीके से आज देर रात ही खुल सकेगी, क्योंकि इतने कम वक्त में पूरी रोड को तैयार नहीं किया जा सकता है। देहरादून में आज धामी सरकार की मीटिंग हुई, जिसमें 20 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने 11,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दे दी, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 12,000 से ज्यादा आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को फायदा मिलेगा। दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स में भर्ती महिलाओं को भी 6 महीने का चाइल्ड केयर लीव का फैसला लिया है। तलाकशुदा और विधुर जैसे एकल पुरुष को भी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर फैसला लिया गया है। जो पहले 25 लाख रुपया पर मेगावाट रॉयल्टी को घटा करके 1 लाख किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पे आ सके। इसको कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को इसी साल लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां तक कि इसी मॉनसून सेशन में कुछ बड़ा हो सकता है।
2024 चुनाव नजदीक है और यूसीसी को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कमेटी ड्राफ्ट का काम पूरा कर चुकी है और सीएम धामी ने साफ कहा है कि इसी साल यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। 5 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जबकि 18 सितंबर से संसद का भी विशेष सत्र बुलाया गया है। लिहाजा कयास है कि राज्य सरकार यूसीसी पर संकल्प पारित करके केंद्र को भेज सकती है और संसद में भी यूसीसी पर चर्चा हो सकती है। वह उसका अंतिम ड्राफ्ट मिल जाने के उपरांत उसके में परीक्षण होने के बाद यूसीसी हम लागू करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो जो यूसीसी को लागू करेगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। हालांकि अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लिहाजा मॉनसून सेशन के बजाय स्पेशल सेशन बुलाकर यूसीसी पर कानूनी मोहर लग सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने कोटद्वार से दिल्ली के बीच रात्रि रेल सेवा को और सुगम बनाने का अनुरोध किया, जिस पर रेल मंत्री ने भी भरोसा दिया और इस पर जल्दी ही विचार करेंगे। साथ ही अनिल बलूनी ने अनुरोध किया देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत जैसी ट्रेन की सुविधा दी जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चक्राता में भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। कई मकानों और दुकानों को चिन्हित भी कर लिया गया है। लाखा मंडल इलाके में कई जगहों पर तोड़ने के लिए लाल निशान लगाए गए हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर कारोबारी खासा नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले रुड़की में किसानों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग इंजीनियर के ऑफिस के बाहर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि देहात क्षेत्र में कई घंटों की बिजली कटौती हो रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। किसानों ने कहा कि बिजली विजिलेंस की टीम छापेमारी के नाम पर मोटी रकम किसानों से वसूल रही है, जिससे मजबूर होकर किसान धरने पर बैठे हैं। चमोली में भारत चीन सीमा पर इन दिनों खासी रौनक है। यहां पर स्थित पार्वती कुंड में स्नान के लिए स्थानीय लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। पार्वती कुंड में स्नान के साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में झूमते गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई लोग तिरंगा लेकर भी यहां तक पहुंच रहे हैं और गर्व से भारतीयता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पार्वती कुंड के पास बॉर्डर तक जाने के लिए परमिशन मांगी जाती रही है और अब सीमा दर्शन योजना के तहत लोगों को बॉर्डर तक और पार्वती कुंड तक भेजा जा रहा है। देहरादून में जमीन के कागजात से छेड़खानी करके करोड़ों के फर्जीवाड़े को अंजाम देने के मामले में नया खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सहारनपुर अभी लेखागार से 31 बक्सों में भरकर दस्तावेज लाए गए, तो इन दशकों साल पुराने दस्तावेजों में भी छेड़खानी पाई गई। दस्तावेजों की जिल्द की बाइंडिंग खुली मिली है। अब तक जो 7 केसेस दर्ज किए गए वो सभी 1958 के बैनामे से संबंधित हैं और इनके दस्तावेज सहारनपुर में रखे गए थे। जो फर्जी पाए गए हैं उनको निरस्त करने के लिए या उनके स्थान पर, जैसे मान लीजिए फर्जी लोगों के नाम चढ़ा दिए, तो उनके स्थान पर राज्य सरकार का नाम वापस जो है। कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग के लदुआ में एक बाघ बंद रिजॉर्ट में घुस गया था, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही कैमरा ट्रैप और पेट्रोलिंग करके भी बाघ पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ये बाघ तब से यहां लौटकर नहीं आया। वन विभाग भी मानकर चल रहा है कि बाघ अपने इलाके में वापस जा चुका है।
और अभी 2-3 दिन से जो हम नोटिस कर रहे हैं वहाँ पे टाइगर का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। हमारे जो भी कैमरा ट्रैप्स लगे उसमें भी कोई ऐसे मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो यही आशा है कि वो टाइगर अपने फॉरेस्ट पे मूव कर दिया है अभी। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का पर्याय माने जाते हैं। इसमें कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो कई मायने में खास हैं। ऐसी खासियत समेटा है सोर घाटी पिथौरागढ़ का हिल यात्रा पर्व। ये पर्व मुखौटों के लिए जाना जाता है। आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं हिल यात्रा के ऐतिहासिक मुखौटों के इतिहास से। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में एक्टिंग करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 500 साल पुराना इतिहास, जिसकी इबारत लिखी थी पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाइयों ने। 16वीं सदी में यहाँ के मेहर भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल गए थे, जहाँ नेपाल नरेश ने मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर ये मुखौटे इनाम के रूप में दिए थे। तभी से पिथौरागढ़ में हिल यात्रा मनाने की परंपरा का भी आगाज हुआ। इन दिनों आस्था के इस लोक पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कुमाऊं में हर साल हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें हम ये हिल यात्रा के मुखौटों को रंगने का कार्यक्रम करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजाए जाते हैं। लखिया का है, गलिया का है, बड़ी नेपाली हॉल है, छोटी हॉल है। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे वीरता के साथ ही सोर घाटी पिथौरागढ़ की सुख समृद्धि का भी प्रतीक माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखियाबूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल, हिरन के मुखौटे शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन मुखौटों की मदद से कलाकार लोगों को पहाड़ के कृषि प्रेम से भी रूबरू कराते हैं। आस्था, विश्वास और रोमांच का प्रतीक हिल यात्रा अब पिथौरागढ़ की पहचान बन गई है। हाथ में जो अभी मुखौटा देख रहे हैं ये बाबा लखिया का मुखौटा है, जो हमारे आराध्य देव हैं। इन्हें भगवान शंकर का गण भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शंकर क्रोधित होते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करते हैं तो अपनी जटा पटकते हैं। उस जटा से जो वीरभद्र पैदा होता है, उसी वीरभद्र का रूप यह लखिया बाबा है। तेजी से बदलते इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से कोसों दूर जा रहे हैं, और उसी दौर में 500 साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार में माला नदी पर बने पुल के बनों को टूटे 1.5 महीने हो गए हैं। उससे ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक पुल की मरम्मत को लेकर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। IIT रोडके समेत एक्सपर्ट इंजीनियर्स की टीम भी मालन पुल का निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन अभी भी पुल की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे पुल के लंबे समय तक ठीक न होने के आसार लग रहे हैं। भावर क्षेत्र के लोग 1.5 महीने से भी कभी नदी तो कभी कण्वाश्रम पुल के रास्ते आवाजाही कर रहे हैं। मालन नदी का जो पुल है उसी को हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ये ओपन फाउंडेशन है, उसमें जो है कंसल्टेंट से विजिट भी कर लिए थे मालन पुल पर। करीब लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगा उसको स्ट्रेंथनिंग करने में, कि ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अल्मोड़ा के लोअर माल रोड और करबला से सिकुड़ा बैंड तक थारा नौला में अतिक्रमण हटना है, जिसके लिए नेशनल हाईवे और लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया है। 2 हफ्ते में खुद ही अतिक्रमण हटाने को कहा। अतिक्रमण की जद में सैकड़ों दुकानें और आवासीय भवन आ रखे हैं। विभाग ने दुकान और मकानों पर निशान भी लगा दिए हैं। अब लोग आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। व्यापारी स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन करेंगे। इसके लिए मकान बनाते हैं तो हम लोगों का जब पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस असेसमेंट हमसे लिया जाता है, तो उससे पहले हमसे NOC क्यों नहीं लिया जाता है कि आपको हमें तभी पर हाउस का असेसमेंट तभी दिया जाए, पानी के बिल की परमिशन तभी दिया जाए, बिजली बिल की परमिशन तभी दिया जाए जब हमारा मकान उनकी दायरे के अंदर पीछे जाता है। लेकिन ये हमसे सारे बिल हमसे देती है, हम उस चीज का भुगतान इतने सालों से करते हैं और अपने मनमान से ये हमसे कहते हैं तोड़ो अतिक्रमण। तो ये किस बात का अतिक्रमण?
बद्रीनाथ धाम में 51 दिनों से विस्थापन नीति के विरोध में कुछ हकूकधारियों और तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मास्टर प्लान कार्य के तहत जो विस्थापन नीति प्रभावितों के लिए बनाई गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात भी कही है। और कोई रिटर्न में भी कुछ नहीं है और ना कोई आपकी मांग बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर बसंत कुमार अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बता रहे हैं और ऑडियो में वे कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो जिसे छू लेते हैं वो धन्य हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान कृष्ण और गौतम बुद्ध के बाद 11वां अवतार उन्हीं का है। पीछे बैग पकड़ के चलता है वो थोड़ा मोटा आदमी है। बसंत कुमार के पीछे बैग पकड़ के चलना तो आदमी को किस्मत से मिलता है। मिस्टर बालकृष्ण श्री कृष्ण का अवतार हूँ, जिसको छू लेता हूँ ना वो भी धन्य हो जाता है। कौन है कृष्ण का अवतार? मैं हूँ। बाप रे, अपने आप को भगवान मानने लग गए तुम। हाँ फिर गौतम बुद्ध का अवतार हूँ। 11वां अवतार पैदा हो गया है धरती पे, पता है तुमको? कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के कथित वायरल ऑडियो पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये बीजेपी की बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि ऑडियो 2018-19 का है, उस समय बसंत कुमार युवा थे। हताशा के रूप में देखता हूं, क्योंकि 2018-19 के वीडियो को जारी करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय बसंत कुमार जी युवा थे और उनके अंदर व्यवस्था को ठीक करने का एक जज्बा था, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ नहीं रहना चाहते थे। उत्तराखंड का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुरक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान कई अधिकारी बैठक में लेट पहुंचे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने खास नाराजगी जाहिर की। साथ ही अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने की बात कही। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा 613 प्रश्न लगाए गए। सदन ठीक प्रकार से चले और ट्रैफिक की वजह से जनता को कोई तकलीफ न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। उसमें डिस्कशन हुआ कि किस तरह से सुचारू रूप से हम सदन को चला सकें, किस तरह से सिस्टम्स प्लेस पर हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, अनेक सुविधाएं हो, पासेस में कौन अंदर आ पाएगा, किस तरह के पास जो है उनका वितरण होगा। जी, समय से पहुंचना चाहिए और ऑफिसर्स को तो बिल्कुल समय से पहुंचना चाहिए। 5 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए। बहुत अहम बैठक होती है, सुरक्षा की बैठक अहम होती है और इसीलिए सभी को बुलाया भी जाता है। और मुझे खेद है कि कुछ लोग देर से पहुंचे। चेतावनी जारी की जाएगी ऐसे लोगों को? बिल्कुल जांच की जाएगी, उसके बाद उनके बारे में लिखा भी जाएगा। आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है। खटीमा के शहीद स्थल में शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद राज आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीदों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि 1 सितंबर का दिन भी कभी भूल नहीं सकते, जब निहत्या आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द न हम भूले न भूलेंगे। किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और 7 लोग शहीद हुए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।